हेलो टू ऑल माय फ्यूचर इकोनॉमिस्ट जो अच्छे डिसीजंस लेके अपने मम्मी पापा के खूब सारे पैसे बचाने वाले हैं, रैशनल डिसीजंस लेंगे, सोच समझ के लेंगे। तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे रैशनल कंज्यूमर्स? हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा? आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं? हम कहते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं भाई? पीपीसी। ठीक है, इसके और भी नाम हैं जो हम क्लास में चलते चलते समझेंगे, बट जान ले दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन और उसकी पॉसिबिलिटी, यानी हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होगा। जी हाँ, ठीक है। तो चलिए, उसके पहले कुछ रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, उसके एक प्रायर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो हर फील्ड में हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। आप अपनी रियल लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप ये वीडियो शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 तक देखोगे। तो ये आधा घंटा आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें और क्या क्या काम आप कर सकते थे? आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूम सकते थे, आप चैटिंग कर सकते थे, आप वीडियो गेम खेल सकते थे, आप खाना खा सकते थे, आप कोई और चीज पढ़ाई कर सकते थे, आप सो सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने चूज किया है ये वीडियो देखना जो आप अभी देख रहे हैं। तो यही है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आपने क्या क्या छोड़ दिया इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक फॉर्मल सी बात, एक फॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इस पे कई सारे एमसीक्यू भी बन जाते हैं, इस पे कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ एनबीए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। ठीक है, एक छोटी सी बात है, इसके डेफिनेशन में कोई एकदम पैराग्राफ जैसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा एक इसका डेफिनेशन है। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, जो हमने सैक्रिफाइस कर दिया है, छोड़ दिया है। फोरगोन मतलब जो हमने ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस कर दिया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एक है मेरे जानकार में ना एक डॉक्टर साहब है। तो डॉक्टर साहब एक दिन मेरे पास अपनी एक प्रॉब्लम लेकर आ गए। मैंने कहा मैम क्या प्रॉब्लम है बताइए। बोले आप मैडम इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हैं और हमारे पास है 3 ऑप्शन, तो आप बताइए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो वो क्या 3 ऑप्शन लेके आए थे? भाई आप सब भी इकोनॉमिस्ट ही हैं, आप भी उनको बता ही दोगे अगर मैं बता सकती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे को एक पहला ऑप्शन है कि हम खुद का क्लिनिक खोल लें। क्या करें? खुद का एक क्लिनिक खोल लें। ठीक है, इनिशियल में हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन क्लिनिक खोल लेंगे तो हम 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर उन्होंने अपना एक सेकंड ऑल्टरनेटिव भी मुझे दिया। बोले कि क्यों इतने झमेले में पड़ना, लोन वोन लेना, क्लिनिक खोलना। कह रहे हमको एक और हॉस्पिटल से ऑफर आ रखा है और कहते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल पे काम करेंगे, खुद का क्लिनिक नहीं खोलेंगे, तो हम 70,000 अर्न करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। फिर उन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया। बोले भाई हमारे ना सारा परिवार गांव में रहता है। ठीक है, डॉक्टर सर का सारी फैमिली गांव में है, गांव में वो पले बड़े हैं, तो उनका एक अटैचमेंट सा है गांव में। तो बोलते हैं हम गांव में एक क्लिनिक खोल लें। कहाँ खोलें? अपने विलेज में एक, क्या करेंगे वो, एक हेल्थ क्लिनिक जो है, क्लिनिक वो अपने विलेज में खोलना चाहते हैं। अब भाई शहर में खोल रहे हैं, 1 लाख रुपए का, मैं विलेज में कहाँ मिलेंगे, लेकिन मन की शांति तो रहेगी, अपने परिवार के तो पास रहेंगे। तो उन्होंने बोला विलेज में क्लिनिक खोल के मुझे 50,000 रुपीज मिलेंगे। अब वो मुझे कह रहे कि मैडम आप डिसाइड करके बताइए कि हम तीनों में से कौन सा ऑप्शन लें। तो मैंने कहा देखिए सर, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। मैंने कहा क्या कॉस्ट आता है? मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है कि भाई अगर आप ये वाला ऑप्शन लेते हो, भाई आपका क्या है, बेस्ट
इसमें से क्या है कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है, आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, 1 लाख रुपए कुछ 1 साल में आपका क्लिनिक का पूरा कॉस्ट कवर हो जाएगा, फिर आपके आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो भी अच्छी चलेगी। तो मैंने डिसीजन लेके उन्हें बोला कि ये आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ये क्या है? ये आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। वो भी मेरी बात जो है वो मान गए कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। लेकिन हॉस्पिटल और विलेज, ये क्या है? हॉस्पिटल और विलेज है उनका क्या खराब ऑल्टरनेटिव है? खराब नहीं है, ये नेक्स्ट बेस्ट है। ये क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उनके लिए। तो भाई ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इसके लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो क्या विलेज क्लिनिक भी? नहीं, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। कौन सा वाला? इसको जरा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहां पे इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो विलेज क्लिनिक तो हमारे किसी काम का ही नहीं है कि भाई 50,000 मिलेंगे विलेज में, लेकिन उनको नहीं जाना, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? सेकंड बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट यानी सेकंड बेस्ट जो है वो है उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सेकंड बेस्ट जो उनके लिए है ये है उनका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो यही 70,000 जो है वो हो जाएंगे उनके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो जाएगा? 70,000 जो है वो हो जाएगा उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बात और बताऊं, कई सारे बच्चे ना अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, OPPER। ऐसा नहीं करना, इट इज OPPOR, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो ये तो मेरा एग्जाम्पल था, अब आपका एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, वेरी गुड। तो मेरा खुद का क्लिनिक खोलने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, एक हॉस्पिटल में काम करना, वो छोड़ना पड़ेगा, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा वाला तो आपने ले लिया, अब आपका लेते हैं। अब आपका है कल एग्जाम। क्या है जी? एग्जाम। किस चीज का पेपर है जिससे हम सब डरते हैं, किसी किसी को तो बहुत पसंद भी है, मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स का है एग्जाम। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं? ऑप्शन क्या क्या आते हैं? अब सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे ना अलग अलग निकलेगा। लेट्स से इस वीडियो को कौन कौन देख रहा है? इस वीडियो को राहुल देख रहा है, इस वीडियो को पूजा देख रही है, इस वीडियो को प्रियंका भी देख रही है, और एक ले लें क्या? और कौन देख रहा है इस वीडियो को? इस वीडियो को सोनू भी देख रहा है, ठीक है। चलो, तो ये सोनू, प्रियंका, पूजा, राहुल जो है ये वीडियो देख रहे हैं। उनका है कल मैथ्स का एग्जाम, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम। तब उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, मैथ्स रिवाइज कर लो भाई, मैथ्स प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। दूसरा, कई लोग बोलते हैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने पे कोई फायदा नहीं है, तो क्या कर सकते हो? सो सकते हो। स्लीपिंग कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। और कई तो आजकल हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे आपके जैसे, वो तो बोलते हैं भैया मस्ती कर लो, मूवी देख लो, मैथ्स का अगर पूरे साल नहीं पढ़ा तो फाइनल पढ़ के क्या होना है, रात को पढ़ लेना, दिन में एग्जाम दे देना। वो कहते हैं मूवी देख ले भाई एग्जाम के एक दिन पहले, कुछ ऐसे भी होता है, मूवी देख ली। चौथा क्या बोलते हैं? मैथ्स प्रैक्टिस, स्लीपिंग, मूवी। कई लोग बोलते हैं कि भैया म्यूजिक सुन लो, म्यूजिक विल काम योर नर्व्स, थोड़े एग्जाम का स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज याद कर लो, फॉर्मूला का रिवीजन कर लो। क्या कर लो? फॉर्मूले का रिवीजन कर लो, ठीक है। तो भाई ये हो गई बातें। अब इतने सारे काम हैं, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते। अब राहुल ने चूज किया कि वो सोएगा, क्या करेगा? नींद लेगा, ठीक है। और उसका ये है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी बेस्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है उसके लिए? उसने बोला फॉर्मूला रिवीजन मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो यही इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
ठीक है। तो इसलिए इसने स्लीपिंग में कितने लेट्स से 2 आवर्स स्पेंड किए हैं, तो 2 आवर्स वो क्या कर सकता था, फॉर्मूला रिवाइज कर सकता था। तो ये 2 आवर्स उसका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग 2 आवर्स, सॉरी स्लीपिंग के लिए जो उसने 2 घंटे का फॉर्मूला रिवीजन का टाइम खोया है वो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, राहुल को नींद पड़ी। अब पूजा कहती है मेरे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव भैया मैथ्स प्रैक्टिस है, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। तो बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव उसने लिया है वो अपने लिए मैथ्स प्रैक्टिस लिया है, और उसने छोड़ा क्या, उसे म्यूजिक पसंद है, उसने उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है पूजा के लिए, ये किसके लिए है, पूजा के लिए। ठीक है, ये किसके लिए था, राहुल के लिए, ये राहुल के लिए, और ये नेक्स्ट बेस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। ये पूजा की बात करते हैं तो पूजा जी मैथ्स प्रैक्टिस करेंगी, और पूजा जी के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या वो छोड़ रही हैं, क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं लिसनिंग म्यूजिक। तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर स्टडिंग एन एक्स्ट्रा आवर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सब्जेक्टिव भी है कि भैया मेरे लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है मैंने उसको सैक्रिफाइस किया तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। चलिए आ गई बात समझ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। भाई क्यों है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ये भी तो समझिए, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, क्यों हम पढ़ रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाई वी आर स्टडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो लिमिटेड है, यानी जो टाइम है, टाइम मनी एफर्ट सारी चीज हमारे पास जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन ऑप्शन एंड अदर्स वी नीड टू लीव। ठीक है, चलिए तो ये हमने समझ लिया, सबको समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मैम वाला एग्जाम्पल भी और आप वाला एग्जाम्पल भी। अब हम आराम से बात कर सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करी जा सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हर कंट्री सब कुछ नहीं बना सकती। अब थोड़ा इसको पहले हम इंडिविजुअल के नजरिए से देखेंगे, फिर एक कंट्री के नजरिए से भी देखेंगे। तो एक कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जो चाहे वो बना ले। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनका बेस्ट यूज होना चाहिए। क्या होते हैं भाई, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हमको क्या करना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेना है और बाकी हमको छोड़ देना पड़ेगा, जो कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है गन एंड बटर। ठीक है भाई, देखो गन एंड बटर क्यों लिया है मैंने, गन और बटर मतलब किसी देश को डिफेंस गुड भी बनाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको अपनी सेफ्टी के लिए हमको सेफ्टी सिक्योरिटी गुड भी बनानी है। ये क्या है, ये हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला गुड है ना जी। गन से क्या होगी, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी होगी। बटर से क्या होगा, हमारा पेट भरेगा। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए कंजम्पशन गुड है। ये क्या है हमारे लिए, कंजम्पशन गुड है। अब दोनों बनाने के लिए लेबर और कैपिटल चाहिए। दोनों बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर और कैपिटल। दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ लेबर कैपिटल, लेकिन इस सिस्टम को इजी रखने के लिए हम मान लेते हैं हमको लेबर चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या मान रहे हैं कि हमें चाहिए लेबर। ठीक है, चाहिए सारे, लेकिन इसको हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हमको लेबर चाहिए। तो लेबर गन भी बनाएगा, लेबर बटर भी बनाएगा। और लेबर क्या है, ये है हमारा लिमिटेड रिसोर्स। ये क्या है, ये है हमारा लिमिटेड रिसोर्स। इसका मतलब ये या तो गन बनाए या तो बटर बनाए, लेकिन बनाना जरूर दोनों है। तो फिर क्या होगा, जिसमें अच्छे है वो ज्यादा अच्छा बनेगा, जिसमें थोड़ा वीक है उसके लिए हमें ज्यादा लेबर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ,
हो सकता है ये वीडियो साइंस के बच्चे भी देख रहे हैं, कॉमर्स के बच्चे भी देख रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के भी देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे को मैं बोलूं फिजिक्स पढ़ और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है, तो उसके लिए शायद 2 घंटे का काम होगा। लेकिन मैं फिजिक्स के बच्चे को बोलूं, साइंस के बच्चे को कि फिजिक्स पढ़ और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ, उसके लिए शायद ये हाफ एन आवर का काम होगा। तो भाई यहाँ पे क्या बात आ गई, एफिशिएंसी की, ठीक है। लेबर है और उसकी एफिशिएंसी किसमें है ये भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है जी। आई बात समझ। तो मैडम इतनी कहानी तो आपने बताई, अब हमको बताइए कि पीपीसी क्या है। बिल्कुल, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कह रहा है। एक नाम मैं यहाँ और बता देती हूँ, चलते चलते रास्ते में और भी नाम बताऊंगी। पीपीसी का दूसरा नाम है पीपीएफ, ठीक है। पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, लिख दूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एन। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको बोलते हैं। इसको डेफिनेशन क्या है, दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, या आप इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स ऐसा भी लिख सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कितने गुड्स, 2 गुड्स, जिनको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली हम इसे प्रेजेंट करेंगे with possible combination of 2 goods that can be produced, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्राफिकली उसे प्रेजेंट करेंगे with given level of resources and technology, ठीक है भाई। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज यूज करके हम 2 गुड्स बनाएंगे, क्या यूज करके, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, उनका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और उसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आ गई बात समझ कि क्या है ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। तो 2 ही गुड क्यों ले रहे हो, वैसे तो n गुड्स है, इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी आपने मल्टीपल एक्सिस तो देखे नहीं है, जेड एक्सिस भी चलो थोड़ा मैथ्स में देखा है, लेकिन गुड्स तो बहुत सारे हैं, तो हम मल्टीपल नहीं ले सकते, इसीलिए 2 गुड्स की सिचुएशन में हम पीपीसी पढ़ते हैं। चलिए जी, तब आप पीपीसी भी बना के दिखाई दो, तो बिल्कुल पीपीसी भी हमको देख लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं अपना एक्स वाई एक एक्सिस, ये हो गया हमारे लिए वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में एक गुड का नाम बता दो और एक्स एक्सिस के लिए एक बता दो। तो हम गन और बटर लेकर चले थे, तो हम वही ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं बटर, ठीक है, जो है हमारा कंज्यूमर गुड, और वाई एक्सिस में ले लेते हैं गन, ठीक है जी, समझ में आ गई। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो भाई यहाँ खड़े हैं और यहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव कर्व ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है अच्छे से, मजे में। चलो, तो ये क्या है, ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, प्लॉट तो मैंने बाद में भी आपको कर लेना है, प्लॉट करने की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या शो कर रहा है कि हर पॉइंट में हम कितना एक्स और कितना वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कितना गन कितना बटर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस पीपीसी से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट जो ऑन पीपीसी है, ठीक है, पॉइंट
ऑन पीपीसी, पॉइंट ऑन पीपीसी, यानी ये हमारे A B C D E ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कर ऊपर है, ऑन पीपीसी है, यानी आपके पास जो रिसोर्सेज, जो लेबर थे, आपने उनका बेस्ट यूज किए, ठीक है। तो पॉइंट ऑन पीपीसी का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है उसका एफिशिएंट यूज हुआ है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑन पीपीसी हो गए। कौन कौन से पॉइंट है आपके पीपीसी पे, जरा देख के बताना, कौन कौन से पॉइंट ले रखे हैं आपने पीपी से? A B C D E। तो आपके पॉइंट ऑन पीपीसी कौन से? A B C D E। ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है जी, बिल्कुल। अब एक पॉइंट ऐसा है जो बदमाश है, जो अंदर कहीं आ गया, ठीक है। वैसे तो कोई भी पॉइंट आप अंदर ले लो, लेकिन हम एक एच पकड़ के चल लेते हैं। तो पॉइंट इनसाइड पीपीसी, पॉइंट इनसाइड पीपीसी, ये क्या शो करता है? भाई आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे थे, लेकिन आपने कितना एक्स और वाई बनाया? कितना बनाया? ये देखो, इतना एक्स बनाया, इतना वाई बनाया। लेकिन आप बना कितना सकते थे? आप ऑन पीपीसी बना सकते थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले ले एक पॉइंट, तो आप बनाने को इतना बना सकते थे, ठीक है। आप बनाने के लिए इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन आपने प्रोडक्शन कितना किया? सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन किया ना। तो आपने क्या किया? अपने रिसोर्सेज, अपना लेबर, अपनी टेक्नोलॉजी ठीक से यूज नहीं की। तो पॉइंट इनसाइड पीपीसी जो कि है यहाँ पे एच, वो क्या शो कर रहा है? वो शो करता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ, इधर आ जाती हूं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आई बात समझ गए ना? पक्का? चले आगे। भाई पूछ के आगे जा रही हूं, थोड़ा बता देना कमेंट करके कि समझ आया नहीं आया टॉपिक, ठीक है, नहीं तो और डिटेल वीडियो बना दूंगी मैं इसका। चलिए, तो एच हो गया हमारा इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई अंदर की बात हो गई, ऑन की बात हो सकी, तो बाहर की भी तो बात करनी पड़ेगी कि अगर कोई पॉइंट हमारा पीपीसी के बाहर है, यानी जी एक पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, एफ और जी, चलो कोई नहीं, एफ में छूट गया, जी बात कर लेते हैं। तो जी है कोई पॉइंट जो पीपीसी के बाहर है, ठीक है, आउटसाइड पीपीसी। ये क्या है? आउटसाइड पीपीसी। तो क्या ये अटेनेबल है? भाई ये अटेनेबल तो नहीं है, लेकिन ये क्या शो करता है? ये शो करता है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब आपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ओवर यूज करी है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम जी पॉइंट से, यानी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई ये जो ए बी सी डी ई है, ये क्या है? ये हमारे अटेनेबल पॉइंट्स हैं। ये क्या है? अटेनेबल पॉइंट्स हैं, यानी अगर हमने ठीक से अपने लेबर यूज की, रिसोर्सेज यूज करे, तो हम पीपीसी एफिशिएंटली हम इनके ऊपर होंगे। लेकिन जो जी है वो तो भाई ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब जब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जब आप ओवर टाइम कर रहे हो, वो शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकते हो, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि करना पड़ रहा है, लेकिन ये अनेबल होते हैं, अनअटेनेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी भी क्लियर हो गई। H क्या है? H शो करता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बात समझ में आ गई पीपीसी के बारे में। चलिए और एक चीज समझते हैं बड़े डायग्राम के तरीके से। हाँ, ऐसे आपको थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगी, प्रैक्टिकली दिखाते हैं, देखने में याद रह जाता है कॉन्सेप्ट, समझ भी आता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिट हो जाता है, ठीक है।
तो ये हो गई बात। तो वापस से हम शुरू करेंगे यहाँ पे एक बार बटर, और यहाँ ले लेंगे हम गन, बंदूक। भाई बच्चों को बंदूक से खेलना बड़ा पसंद है, ठीक है। तो ये हो गई गन बटर की बात। और यहाँ हम ओरिजिन ले लेते हैं और हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना कॉनकेव शेप। भाई शेप की भी बात कर ही ली जाए, कौन सा शेप है ये? क्लास 9-10 में आपने बड़ा सीखा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव चम्मच, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होती है। तो ऐसे सीधी है तो कन्वेक्स, उल्टी तो कॉनकेव, है ना। तो जब बेल शेप ऐसे बल्ज आउट हो रहा होता है तो हम उस शेप को क्या कहते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। क्या है ये? कॉनकेव टू द ओरिजिन। मैम इतना लंबा क्यों लिख दिया? टू द ओरिजिन। भाई ओरिजिन से देखेंगे तो कॉनकेव लगेगा, मतलब आपकी आंखें, सुंदर बड़ी आंखें अगर यहाँ होगी और फिर आप इस कर्व को देखोगे तो ये क्या दिखेगा? बाहर की तरफ ऐसे बल्ज आउट, तो हम इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। भाई इसको कॉनकेव है, इसमें एक राज की बात छुपी है। तो यहाँ जरा जल्दी से लिख लो, 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे 3 4 5 6 लिखना चाहते हैं तो लिख लो। चलो लिख लिया। पेन और नोटबुक तो साथ में रखा है ना, बिना पेन और नोटबुक के क्लास नहीं। चलो तो पेन और नोटबुक में 1 2 6 हमने लिख लिया। अब जरा इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हमने खींच दी, ये पांचवी हमने खींच दी और ये छठवीं हमने खींच दी। थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा वो भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया यहां से अब हम क्या करते हैं? वर्टिकल खींची थी, अब हॉरिजॉन्टल खींचती हूँ। तो ये एक पॉइंट यहां बन रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे यहां एक पॉइंट बनना, फिर एक पॉइंट हमारा यहां बन रहा है, फिर एक पॉइंट हमारा यहां बन गया जी, फिर एक यहां, ठीक है। इसको अगर हम रब कर सकते हैं क्या? चलो ये रब हो गई, वेरी गुड। फिर से करते हैं। ये एक हमने अपनी एक्सेस यहाँ ड्रॉ कर लिया, लास्ट में हमें यहाँ एक पॉइंट मिल गया। अब थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक है। अब मैं कुछ इमेजिनरी नंबर्स ले लूं जल्दी जल्दी से। तो देखो हमने 1 यूनिट बटर बनाया, ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट बटर है, और हमने 20 क्या किया है? 20 क्या किया है? गन्स बनाए हैं, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट बटर बनाया, 20 यूनिट्स हमने गन के बनाए। अब एक और यूनिट हमने बटर बना दिया यहाँ पे। चलिए ये हम A B C D E और इसको ले लिया हमने F, ठीक है। तो ये ऑन PP से है, ऑन PPC है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ये सारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं? एफिशिएंट पॉइंट्स हैं पीपीसी के ऊपर, ये सारे एफिशिएंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट एक्स्ट्रा बटर का बना रहे हैं, हमारा रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भाई देखो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, तो अगर आप बटर बनाने के लिए आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? आपको गन सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। क्या बोला मैम ने? 1 यूनिट बटर बनाने के लिए, 1 यूनिट बटर बनाने के लिए आपको गन्स सैक्रिफाइस करनी है। क्या करनी है? गन्स सैक्रिफाइस करनी है, फोरगोन करनी है, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट को अगर कंसिडर करा जाए, ए पॉइंट को, तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 यूनिट बटर है और 20 गन्स हैं। क्या है? 1 यूनिट बटर है और 20 गन्स है। हम सेकंड पे आए, सेकंड पे आके हमने थोड़ा सैक्रिफाइस किया। अब हमारे पास 2 जो है वो बटर है यूनिट्स के और 18 गन्स है। तो मतलब सैक्रिफाइस कितनी की? हमने 1 यूनिट बटर बनाने के लिए 2 गन सैक्रिफाइस कर दिया। क्या किया? 2 गन सैक्रिफाइस कर दिया, कोई बात नहीं। फिर हमने तीसरा यूनिट बटर बनाया, ठीक है, तीसरा यूनिट बटर का बनाया और फिर हमने गन्स 4 सैक्रिफाइस कर दी। तो 4 सैक्रिफाइस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है, राइट। फिर हमने एक और यूनिट बनाया यहाँ पे, 4
4th यूनिट बनाया और हमने और ज्यादा गन सैक्रिफाइस करी, यानी इस बार हमने 6 गन सैक्रिफाइस कर दी। तो 6 गन अगर हम सैक्रिफाइस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास कितने बच जाएंगे, 14 में से 6 गए तो 8। समझ में आ गया। अब हमने और एक यूनिट ऑफ बटर बनाया यानी 5th, और उसके साथ हमने अब कितना सैक्रिफाइस कर दिया, बताओ जल्दी से, हमने कितना सैक्रिफाइस कर दिया बच्चे, हमने 7 यूनिट्स जो है वो सैक्रिफाइस कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया 5-1। तो अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपका सैक्रिफाइस जो है वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखो ग्राफ में हमको नंबर्स नहीं देखने, नंबर्स तो कुछ भी हो, ठीक है, हमें क्या देखना है, 1 यूनिट बटर के लिए हमने इतनू सा गन सैक्रिफाइस किया। ठीक है, फिर 2nd यूनिट बटर के लिए B2 के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया, हमने इतना गन सैक्रिफाइस किया। फिर B3 बटर के लिए यानी 3rd यूनिट बटर के लिए हमने और ज्यादा गन सैक्रिफाइस की। फिर 3rd से 4th यूनिट बटर के लिए और ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ, फिर और ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ, फिर और ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ। यानी क्या हो रहा है, मेरा रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ रहा है, रेट ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है, जो मैं फोरगोन कर रही हूं, मतलब अगर फिर से इसको एक बार देखें तो पहले छोटी सी अमाउंट, फिर उससे बड़ी अमाउंट, फिर उससे और बड़ी अमाउंट, फिर उससे और बड़ी अमाउंट। तो क्या हो रहा है, पहले इतू सा सैक्रिफाइस, फिर इतू, फिर और थोड़ा बढ़ गया इतू, और बड़ा और हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम एफिशिएंट सेक्टर से इनएफिशिएंट सेक्टर में जा रहे हैं। यानी जो हमारा बटर है वो क्या है, इनएफिशिएंट सेक्टर है, गन क्या है, सफिशिएंट सेक्टर है, अच्छा एफिशिएंट सेक्टर है। कि हम जैसे जैसे हम लेबर को गन से बटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेबर यहाँ पे क्या है भाई, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। लेबर क्या यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे हम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी बटर में शिफ्ट कर रहे हैं, हमें ज्यादा गन सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है, तो हमको अगर गन और बटर दोनों बनाने हैं तो हमको गन से रिसोर्सेज बटर की तरफ अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, सैक्रिफाइस हमारा ज्यादा होगा। तो वहीं से आया है इसका स्लोप निकल के। चले बात करें स्लोप ऑफ पीपीसी की। तो स्लोप ऑफ पीपीसी क्या होता है भाई, स्लोप की बात करो, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, एक और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम बना के रखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा पीपीसी। ठीक, तो पीपीसी का स्लोप तो भाई डाउनवर्ड है, भाई वो तो शेप है ना, शेप इसकी कॉनकेव है ना, शेप इसका क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉनकेव है। क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या है ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लस कॉनकेव। लेकिन जी इसका स्लोप क्या है, स्लोप का नामकरण करो। स्लोप है इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार कई सारी बुक्स में इसको आपको मिलेगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दोनों में फर्क है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क है, राइट जितने सा फर्क है कि ये जो है वो एक रेशियो है। ठीक है, ये क्या है, ये हम रेशियो में लिखते हैं। ओके, चलिए, तो हमने नाम बता दिया मैम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ के आए थे, अब ये मार्जिनल बीच में कैसे आ गया? मार्जिनल, अगर आप इकोनॉमिक्स में कहीं पे ये शब्द सुनो, आज आप शायद ये शब्द पहली बार सुन रहे हो, मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल जब भी सुनो ऐसे कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एक मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है? जब भी हम ये शब्द सुनेंगे मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल इनकम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है,
मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल का मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा यूनिट, 1 एक्स्ट्रा यूनिट, जिसको हम एडिशनल यूनिट भी बोलते हैं, एडिशनल यूनिट। तो हमेशा याद रखना मार्जिनल मतलब 1 यूनिट की बात होगी, एक एडिशनल यूनिट की बात होगी, ठीक है, एन एडिशनल यूनिट लिखा, तो 1 एक्स्ट्रा या फिर एन एडिशनल यूनिट की जब भी बात हो रही है तब मार्जिनल की बात हो रही है, ठीक। तो भाई इसका स्लोप क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैम ये क्या है, अब देखो ये स्लोप इनका, तो स्लोप कैसे समझ में आएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये एक लाइन खींची, ये हमने दूसरी लाइन खींची और ये हमने खींच ली तीसरी लाइन, तो लगभग यहां तो डिस्टेंस सेम है, पर ये इधर और ये इतना, तो ये क्या दिख रहा है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। मीनिंग क्या है, मीनिंग होता है इसका कि एक एक्स्ट्रा यूनिट हमको बटर बनाने के लिए हमको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जो हमारा स्लोप ऑफ पीपीसी है वो इंक्रीजिंग एमओसी है, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो भाई स्लोप जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भाई मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब आज आपने पहली बार सुना है ये मार्जिनल वर्ड, मतलब ऐसे सुना होगा लेकिन इकोनॉमिक्स में आपने आज ये पहली बार सुना है। इसका मतलब जब भी ये शब्द आपकी नजरों के सामने आए तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका सीधा मतलब है एन एक्स्ट्रा यूनिट की जब बात हो या फिर एडिशनल यूनिट की बात हो तब हम उसको बोलते हैं मार्जिनल। तो अभी बात हो रही है एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ठीक है, यानी वो होगा हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसको बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी सैक्रिफाइस, क्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी या फोरगोन करनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट। बस यही मार्जिनल का पूरा खेल है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ another commodity, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भाई फॉर्मूला भी थोड़ा सा अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एमओसी, ठीक है। एमओसी क्या होगा, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, यानी गुड एक्स और गुड वाई अगर बात कर रहे हैं तो गुड वाई में जो चेंज हुआ है और गुड एक्स में जो चेंज हुआ है, गुड वाई हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे चेंज इन सैक्रिफाइस ले लीजिए आप, क्या ले सकते हैं, चेंज इन सैक्रिफाइस। जो जितना भी अमाउंट हमने सैक्रिफाइस किया है वो हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको सैक्रिफाइस और नीचे आ जाएगा गेन। तो यहाँ पे हमने क्या सैक्रिफाइस और क्या गेन किया है, क्या सैक्रिफाइस और क्या गेन किया है, हमने गेन किया है बटर और सैक्रिफाइस किया है गन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे लिए एमओसी हो जाएगा चेंज इन नंबर ऑफ गन्स बाय चेंज इन नंबर ऑफ बटर। तो ये बन जाएगा हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो भाई क्या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा। तो पीपीसी का जो स्लोप है, पीपीसी का स्लोप क्या है, वो है कॉनकेव। तो अगर शेप कॉनकेव होगा तो एमओसी जो होगा वो
इंक्रीजिंग होगा। अगर शेप कॉन्वेक्स होगा, पीपीसी का शेप जो है क्या कॉन्वेक्स हो सकता है? शेप बिल्कुल हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो एमओसी जो है वो डिक्रीजिंग यानी फॉलिंग होगी। क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है? बिल्कुल, पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। कब होगी? जब एमओसी कांस्टेंट होगा, यानी जब आप 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हो, या 4 यूनिट गन के लिए हमेशा 4 यूनिट बटर ही सैक्रिफाइस करना हो, तो जब आपका रेट ऑफ सैक्रिफाइस कांस्टेंट होगा तो आपकी पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। आई बात समझ में? आगे चलिए, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कर लो। चलिए, तो भाई अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉनकेव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जब कॉनकेव होगी ऐसी, अगर कॉनकेव है तो भाई हमारा एमओसी क्या है? एमओसी इंक्रीजिंग है। अगर पीपीसी कॉन्वेक्स है, ये होता है पीपीसी का कॉन्वेक्स होना, तो क्या होगा? एमओसी जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रेट लाइन हो, अगर हमारी पीपीसी जो है वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, तो एमओसी क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट की बात करें, क्या पीपीसी में शिफ्ट हो पॉसिबल है? बिल्कुल। कब होगा पीपीसी शिफ्ट? चलिए, तो अगर हम शिफ्ट इन पीपीसी देखें तो पीपीसी में 2 तरह के शिफ्ट होते हैं। पीपीसी में 2 तरह के शिफ्ट होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है आउटवर्ड बोलो या राइटवर्ड, अपवर्ड शिफ्ट बोल लीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं हम? आउटवर्ड बोल सकते हैं और अपवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट। और एक होता है इनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट। चलो, अंदर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब इनके रीजंस देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक न्यूमेरिकल बनना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल बना लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हमको ऐसा बोल रहा है कि भाई हमारे पास है बटर, हमारे पास है गन, और हमें निकालना है इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें इसका एमआरटी भी निकालना है। भाई एमआरटी क्या होता है? जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं रेशियो में बता दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बटर कैसे भाई? बटर 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और अब हमें एक एक बटर बनाने के लिए गन सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। तो जब हम 0 बटर बना रहे थे, हम सारा का सारा गन बना रहे थे। जब हम 0 गन बना रहे हैं तो हम 4 बटर बना रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है? जब 0 बटर बन रहा है तो 20 गन बन रही है, और जब गन बटर 4 बन रहे हैं तो गन 0, यानी एफिशिएंट सेक्टर कौन सा है? गन का है। अब 1 यूनिट बटर बनाने के लिए हमने सैक्रिफाइस किया 2 गन। दूसरा यूनिट बनाने के लिए हमने कितने सैक्रिफाइस कर दिए? यहाँ आ गया क्या? जल्दी से बता दो, -4 करें तो जो आएगा क्या? 14। ठीक है, और एक और गन बनाने के लिए हमने सैक्रिफाइस कर लिया क्या? 6 यूनिट्स। तो अब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी रेट ऑफ सैक्रिफाइस निकालें तो पहले वाले के लिए तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने सारा गन बनाया। अब 1 यूनिट बटर बनाने के लिए कितना गन सैक्रिफाइस किए हैं? तो यहाँ पे चेंज इन गन यानी 20 - 18, 2/1 यानी 2 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर 18 - 14 डिवाइडेड बाय 2 - 1, तो ये क्या आएगा? 4 आ जाएगा। फिर क्या है? 14 - 18 डिवाइडेड बाय 3 - 4, 3 - 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा। और फिर 8 - 0 और 4 - 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग एमओसी। क्या हो गया? इंक्रीजिंग एमओसी। इसीलिए इसका पीपीसी कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? भाई 1 यूनिट बटर बनाने के लिए हमको कितना गन सैक्रिफाइस करना है? 1 यूनिट बटर बनाने के लिए कितना गन सैक्रिफाइस करना है? तो ये क्या है? 1 यूनिट बटर के लिए
2 गन सैक्रिफाइस होगी, 1 यूनिट बटर के लिए 4 गन सैक्रिफाइस होगी, 1 एक्स्ट्रा यूनिट बटर के लिए 6 गन सैक्रिफाइस होगी, 1 एक्स्ट्रा यूनिट बटर के लिए 8 गन्स। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, आगे चले। गुड, बढ़िया, न्यूमेरिकल भी समझ आ गया, टेबल से भी हमने समझ लिया। हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन पीपीसी की। अब किसकी बात चल रही है भाई? शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो हमने बात करी कि ये जो है इनवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? आउटवर्ड शिफ्ट हो सकता है पीपीसी में, या फिर इनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इनवर्ड शिफ्ट कब होगा, आउटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब भी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट होगी। तो हमारे डेफिनेशन में ही बताया था कि पीपीसी कैसे बनता है भाई? विद गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो भाई आउटवर्ड और इनवर्ड शिफ्ट करके बताइए मैम। बिल्कुल, पहले एक पीपीसी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पीपीसी, ये ओरिजिन, यहाँ पे हम ले लेंगे गुड एक्स और यहाँ आ जाएगा हमारा गुड वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक पीपीसी ड्रॉ कर लिया जाए जल्दी जल्दी से। ये हो गया एक्स एक्सिस पे हमारे पास गुड एक्स, वाई एक्सिस पे हम गुड वाई ले लेते हैं, कोई भी गुड हो सकता है। ठीक, और ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कॉनकेव है यानी एमओसी क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब बताइए जरा कि अगर यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट अगर पीपीसी में हो, डॉटेड लाइन से आपको क्या दिख रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट या फिर अपवर्ड शिफ्ट या फिर आउटवर्ड शिफ्ट जो आपको दिख रहा है पीपीसी में, उसका रीजन क्या है? आप क्या कर रहे थे? y1 प्रोड्यूस कर रहे थे, x1 प्रोड्यूस कर रहे थे। अब आप y2 प्रोड्यूस कर सकते हो, x2 प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी क्या हुआ है? प्रोडक्शन बढ़ गई है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? लेट्स से ये पॉइंट जो है वो 2,2 का है। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो? अब आप 3,3 भी प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी 3 यूनिट्स ऑफ गन एंड 3 यूनिट्स ऑफ बटर। ठीक है, तो क्या हुई? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। तो हम इसका रीजन क्या देंगे कि भाई जब हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इम्प्रूव हो और हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव, रिसोर्सेज बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। तो ऐसा कब होता है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हो गई? तो भाई जब अमाउंट ऑफ लेबर आपके पास बढ़े। ठीक है, बात हो गई। जब आपके पास फॉरेन कैपिटल आए, फॉरेन कैपिटल का क्या हो? इनफ्लो हो। ठीक है, तब बढ़ जाएगा। जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है आप न्यू टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तब बढ़ जाएगा। तो ये सारे रीजंस जो है, जो आपके लेबर को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई नई डिस्कवरी इन्वेंशन हुई है, अगर कोई इन्वेंशन हुआ है, अगर कोई डिस्कवरी हुई है, जैसे पहले लोग टाइपिंग करते थे, फिर कंप्यूटर आ गया। ठीक है, अब तो जमाना एआई का आ गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। भाई आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, तो रिसोर्सेज और अच्छे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो रिसोर्स की कैपेसिटी और बढ़ गई, गुड एक्स और गुड वाई और ज्यादा बढ़ेंगे, तो फिर ये हो गया आउटवर्ड शिफ्ट। अब अगर हम इनवर्ड शिफ्ट की बात करें, तो इनवर्ड शिफ्ट यानी क्या होता है? पीपीसी बेचारा अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, अंदर की तरफ। कैसे? यहाँ ये देखो, ये पैरेलल इधर अंदर की शिफ्ट हो गया। तो यानी जो प्रोडक्शन है, x1 और y1 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब x2 गिर गया, y2 भी गिर गया, मतलब प्रोडक्शन फॉल कर गई फॉर गुड x एंड गुड y। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों होगा भाई? सीधी सी बात है, अगर लेबर जो है वो फॉल कर जाए, अब हमारे पास अमाउंट ऑफ स्किल्ड लेबर है ही नहीं। क्या हुआ? स्किल्ड लेबर जो है, नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर वो अब हमारे पास कम है, तो हम गुड एक्स और गुड वाई कम बना पाएंगे। ठीक है, उल्टा देखो, फॉरेन कैपिटल पहले इनफ्लो हो रहा था, अब अगर आउटफ्लो हो, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अगर आउटफ्लो हो, तो हमारी इधर
प्रोडक्शन जो है गिर जाएगी। ठीक, इसका उल्टा देख लो, टेक्नोलॉजी न्यू और एफिशिएंट हुई थी। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर हमने यूज करी तो क्या होगा, प्रोडक्शन फॉर गुड एक्स और गुड वाई दोनों रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आने पे क्या होता है, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज का नुकसान, तो भी पीपीसी जो है अर्थक्वेक सुनामी लेफ्ट की तरफ इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो आई बात समझ में, हमको रीजन समझ में आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक ये भी सिचुएशन होती है जब आप इनएफिशिएंट यूज करते हो, रिसोर्सेज है लेकिन आप की कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज पे क्या होगा, क्या शिफ्ट होगा? अगर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या पीपीसी शिफ्ट होगा? तो भाई देखो, अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास क्या है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है लेकिन हमारे पास जॉब नहीं है। तो इससे क्या होगा भाई, ये जो पीपीसी है ये हम यहाँ पे ए बी सी पे नहीं है, हम यहाँ पर नहीं है, हम क्या है, हम कोई पॉइंट इनसाइड द पीपीसी पे हैं। हम कहाँ है, हम इनसाइड द पीपीसी किसी पॉइंट पर है। तो विल दिस क्रिएट एनी शिफ्ट? नहीं। क्या होगा, हम ऑन पीपीसी से इनसाइड पीपीसी आ जाएंगे। हम क्या होगा, ऑन पीपीसी से इनसाइड पीपीसी एक पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो ये होता है अनएम्प्लॉयड। मतलब जब भी आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन जॉब नहीं है तो फिर क्या होगा, आप ऑन पीपीसी नहीं इनसाइड पीपीसी प्रोड्यूस कर रहे हो। आगे चलिए अब लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो है हमारा रोटेशन इन पीपीसी। क्या है, रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो भाई मैम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और एक नाम बता दो। तो मैंने आपको बताया होगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, पीपीएफ पहले ही बता दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री भी। तो रोटेशन कैसे होगा मैम, तो रोटेशन के लिए हम ना 4 ब्लॉक्स बना लेते पहले, फिर रोटेशन सीखने के लिए 4 ब्लॉक्स बना लो। मैम 4 ब्लॉक्स बना के क्या होगा भैया, मैं चारों रोटेशन आपको एक साथ बता दूंगी तो विजुअली आपको समझ में आ जाएगा कि कब रोटेशन होता है पीपीसी में। तो यहाँ हमने क्या ले रखा है, एक्स और वाई एक्सिस कभी लिखना ना भूलें, गुड एक्स और गुड वाई लिख दो भले ही, है ना। एक्स वाई एक्सिस है ये सारी, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये y और ये है हमारा ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन। तो अब देखो पीपीसी भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। एक फिक्स पीपीसी बना लिया, ये हमारा पीपीसी, ये भी हमारा पीपीसी, ये भी हमारा प्यारा सा पीपीसी और ये भी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब देखिए रोटेशन इनवर्ड आउटवर्ड है। ठीक है, तो रोटेशन जब एक फिक्स है दूसरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे y बार यानी y तो फिक्स, लेकिन अगर x का प्रोडक्शन x1 से x2 हो गया, ठीक है, यानी x के लिए हमारी पीपीसी जो है बाहर की तरफ रोटेट हो गई, तो ये रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है, प्रोडक्शन फॉर x इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ होगा भाई, प्राइसेस फॉर x फॉल कर गए, मतलब x से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स थे, जो रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ x है वो अच्छे हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है, x ज्यादा बन रहा है, y हमारा कांस्टेंट, y क्या है,
कांस्टेंट, उसके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, वैसे ही क्या हो सकता है y बार, लेकिन x का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। तो पहले x1 बन रहा था, अब x2 क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, अगर हम बोले कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x अगर इंक्रीज हो जाए तो हम कम x बना पाएंगे। टेक्नोलॉजी फॉर x क्या हुई, आउटडेटेड हो गई। क्या हुई, आउटडेटेड हो गई। तो क्या होगा, x का प्रोडक्शन गिरेगा, तो y को तो कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा रोटेशन इन पीपीसी। सिमिलरली अगर y के प्रोडक्शन में अगर चेंज देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है, y यहाँ पे x फिक्स्ड, x बार, ठीक है, x फिक्स, y1 से y2 हो गया, यानी यहाँ पे हमने क्या देखा, रोटेशन हो रहा है, लेकिन y का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो यानी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज एफिशिएंट y के लिए हो गए। और अगर y का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया तो y के केस में क्या हुआ है, y के केस में प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, इसीलिए ये y2 पे आ गया, y1 से y2 यानी नीचे, और x फिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन इन पीपीसी। क्यों हुआ है, सिर्फ किसी एक गुड के लिए रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है। फेवरेबल होगी तो हम बाहर की तरफ रोटेशन देखेंगे, फेवरेबल होगी तो बाहर की तरफ रोटेशन दिखेगा, अनफेवरेबल होगी तो अंदर की तरफ रोटेशन दिखेगा। तो ये बात हुई हमारी आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हमने जल्दी से बता दो क्या क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी, राइट, शिफ्ट कब होता है, रोटेशन कब होती है। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन इजीली लर्न विद अ स्माइल।